आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। इबोला जैसे लक्षणों के बाद बेंगलुरु में चल रहा युगांडा की महिला का इलाज। रूस ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा दिल्ली एनसीआर की ऊपरी बादल। जानिए कहां पहुंचा मॉनसून। सीएम की कुर्सी जाते ही ईडी का एक्शन। सुबह सुबह घर पहुंच गए अधिकारी। बकरीद से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की घर वापसी। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा। कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं। मोहम्मद ओदे कौन था जिसे इजराइल ने गाजा में बनाया शिकार। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो का हाल भी क्या मजदूरों जैसा होगा। चांदी में 2000 की तेजी, सोना भी हुआ महंगा। लेटेस्ट रिलीज को कड़ी टक्कर दे रही मोहनलाल की फिल्म। एलिमिनेटर में सनराइजर्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से। भारत में इबोला वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में युगांडा से आई एक महिला को इबोला जैसे लक्षणों के साथ भर्ती किया गया। हालांकि अभी तक इबोला का कोई पुष्टि मामला भारत में नहीं आया है, लेकिन सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। युगांडा से हाल ही में भारत आई एक महिला को हल्के शरीर दर्द का शिकायत के बाद बेंगलुरु के एपिडेमिक डिजीज हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा गया है। महिला की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। महिला का सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेज दिया गया है। महिला के अलावा फिलहाल कोई और संदिग्ध मरीज नहीं है। सरकार ने कहा कि अभी भारत में इबोला का कोई पुष्टि वाला केस नहीं है। देश में इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन राहत की खबर आ रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 23 मई 2026 को और आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के अतिरिक्त भागों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मानसून की आमाद तेज हो गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों में घने बादल छाए हुए हैं, जो भारी बारिश की संभावना जता रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर बुधवार 27 मई 2026 को तड़के ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निर्देशालय की यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। एजेंसी ने केरल में एक साथ 12 ठिकानों पर छापे मारी, जिसमें विजयन का किराया का घर भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की यह छापेमारी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल्स लिमिटेड सीएमआरएल मामले से जुड़ी हुई है। एजेंसी तिरुवनंतपुरम, कोची और कन्नूर में पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन से जुड़े 12 ठिकानों पर रेड मारकर सर्च ऑपरेशन चला जा रहा था। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी भी इस मामले की जांच के दायरे में है। आरोप है कि कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने साल 2018 से 2019 के बीच तत्कालीन सीएम विजयन की बेटी वीणा की कंपनी एक्सालीज सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का गैर कानूनी पेमेंट किया, जबकि आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी थी। ईडी की यह छापेमारी केरल हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को सीएमआरएल की उस याचिका को खारिज करने के बाद हुई, जिसमें इस मामले में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। एक और जहां पूरे देश में बकरीद की तैयारियां जोरों पर है, तो दूसरी ओर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में हलचल मची हुई है। कई स्टेट बॉर्डर के पॉइंट्स पर कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के बड़े बड़े ग्रुप इकट्ठा होने लगे हैं, जो अपने वतन वापस जा रहे हैं। एक बांग्लादेशी प्रवासी महिला रोजीना बीवी ने बताया कि वो डरी हुई है। उन्होंने कहा, हम 7 साल पहले अपने पति सैदुल के कैंसर के इलाज के लिए भारत आए थे। क्योंकि इलाज की प्रक्रिया लंबी चली, इसलिए परिवार गैर कानूनी तौर पर यहीं रह गए। लेकिन नए कानूनी आदेश ने पूरी स्थिति ही बदल दी है। नए निर्देशों के तहत सरकारी कार्रवाई के डर से उनके मकान मालिक ने हाल ही में उन्हें घर खाली करने को कहा, जिससे उनके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, बांग्लादेशी यहां क्यों रहे? वो केंद्र सरकार द्वारा दी गई हर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वो गरीब के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं से फायदा उठा रहे हैं। उन्हें नागरिकता देकर वोटर आईडी और आधार कार्ड जारी करके और मतदाता के रूप में पंजीकृत करके यहां उनके वोट मांगे जा रहे थे।
ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अलग किया जाएगा। गृह मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। बेहतर होगा यदि वे स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं, अन्यथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध के लिए तैयारियां कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीति। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प (आईआरजीसी) हाई अलर्ट पर है। ईरान मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से तेहरान इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने के बड़े हथियार के तौर पर देख रहा है। ईरानी नेतृत्व ने कहा कि नए संघर्ष की स्थिति में अमेरिका के सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर हो सकते हैं। कुछ दिन पहले आईआरजीसी ने भी चेतावनी दी थी कि किसी नए अमेरिकी हमले का जवाब पहले से ज्यादा हिंसक होगा और उसका असर मिडिल ईस्ट से बाहर तक महसूस किया जाएगा। इजराइल ने हमास के नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह को गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया है। 2 सप्ताह के अंदर यह समूह के दूसरे सैन्य प्रमुख का खात्मा है। इससे 11 दिन पहले इजराइल ने ओदेह के पूर्ववर्ती इज़-उल दिन अल हद्दाद को मार दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस अभियान की जानकारी दी है। गाजा की सिविल डिफेंस एकेडमी के अनुसार इस हमले में पश्चिमी गाजा सिटी के रिमाल इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पूरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 20 घायल हो गए। हमास ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल ने भी ओदेह के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हिब्रू मीडिया ने बताया कि हमला सफल रहा। इजराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टर कैन ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ओदेह मारा गया है। अमेरिका ने क्यूबा के 94 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिका की तख्ता पलट सूची में अगला नाम क्यूबा का हो सकता है। अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर नीति की वजह से क्यूबा में दशकों का सबसे बड़ा ईंधन और बिजली संकट पैदा हो गया है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों का एक वर्ग लगातार यह कह रहा है कि 66 साल से सत्ता में मौजूद कम्युनिस्ट सरकार का अंत होना चाहिए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि तनाव बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह भी चेतावनी दी है कि वह अमेरिका के तट से सिर्फ 144 किलोमीटर दूर किसी बागी राष्ट्र को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। आर्थिक पतन, घरेलू अशांति या अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, यहां 3 संभावित परिणामों का आकलन किया गया है। सोने और चांदी की कीमत में आज शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत बाजार खुलते ही 2000 रुपए प्रति किलो उछल गई, जबकि सोने की कीमत में करीब 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,70,628 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी और आज 2,72,603 रुपए पर खुली। शुरुआती कारोबार में यह 2000 रुपए की तेजी के साथ 2,72,628 रुपए तक उछला। 9:25 में यह 1,372 रुपए यानी 0.51% की तेजी के साथ 2,72,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 5 जून की डिलीवरी वाला सोना भी मामूली तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले सत्र में यह 1,57,616 रुपए पर बंद हुआ था और आज 1,57,541 रुपए पर खुला। मोहनलाल और जेठू जोसेफ की फिल्म दृश्यम 3 साउथ सिनेमा के लिए इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी। फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक इसने काफी शानदार कलेक्शन किया है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन पूरे हो गए हैं। पहले दिन इसने 13.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई 9.85 करोड़, तीसरे दिन 11.65 करोड़ और चौथे दिन भी 11.65 करोड़ रुपए दर्ज की गई। हालांकि 5वें दिन इसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है और फिल्म ने 6.7 करोड़ और 6वें दिन 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन दर्ज किया। आईपीएल 2026 में आज एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इसमें पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स से है। दोनों टीमों की टक्कर मुल्लापुर के महाराजा
यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे और राजस्थान की टीम चौथे नंबर पर थी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें सनराइजर्स को 14 जीत मिली है, जबकि राजस्थान ने 9 मैचों को अपने नाम किया है। इस सीजन हुए दोनों मुकाबले में हैदराबाद ने राजस्थान को हराया है। आखिरी 5 मैचों में हैदराबाद का पलड़ा 5-0 से भारी है। इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के लिए मैच आसान नहीं होगा। आखिरी बार राजस्थान ने 2023 सीजन में हैदराबाद को हराया था।